हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या सिस्टम। तो बेटा अगर एक बॉडी हो तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और अगर एक बॉडी से ज़्यादा बॉडीज जुड़ी हों, जैसे ये देखिए ये हमारे पास एक बॉल है तो इसको वन ऑब्जेक्ट या एक बॉडी कहेंगे, सिंगल। लेकिन यहीं पे अगर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में कंबाइंड हो गए, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। तो अगर हम इनको पूरी को इनको इकट्ठे की स्टडी को पढ़ें तो इसको सिस्टम कहेंगे। अगर हम सिर्फ इसको कंसीडर करें तो इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या सिस्टम। तो क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट या सिस्टम। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको। तो बेटा सेंटर ऑफ मास जो होता है हमारा, ये देखें हमारे पास एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन लिखी गई है, आपकी बुक वाली भी हम इसके अंदर मेंशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसके ज़रिए अपना जो कंसेप्ट है बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल जो बनता है उसको समझेंगे। और यहीं से इसी डेफिनेशन से जो आपकी वो डेफिनेशन है वो क्या होगी, जनरेट होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्पेशल पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक स्पेशल पॉइंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक पॉइंट होता है बेटा, क्या होता है, नुक्ता, एक पॉइंट। वेयर द एंटायर मास, जहां पे एंटायर सारे का सारा, होल पूरा, मैस वजन, मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड, ख्याल किया जाता है, टू बी कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बेटा पूरा का पूरा, सारे का सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड हो, वहीं पे फोकस्ड हो, या जैसे हमें इस तरह से फील हो कि हमारा सारे का सारा मास कहाँ पे है, उसी पॉइंट पे है। या कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है महदूद होना, या हम ये समझ कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो हमारी बॉडी है उसका मास कहाँ पे होगा, कन्फाइंड, महदूद होगा उस एक पॉइंट पे। और ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इसको शॉर्ट फॉर्म में COM भी बोलते हैं और बेटा CM भी बोलते हैं। क्या, COM भी और CM भी, सेंटर ऑफ मास या CM शॉर्ट फॉर्म में। चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए कि मोर हमारी ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है, क्या कंसेप्ट है। तो बेटा मान लें कि हमारे पास एक क्या है, एक यूनिफॉर्म रोड है। तो बेटा मान लें कि हमारे पास एक ये सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म क्या है, एक रोड है। रोड हमारा कैसा है, जो हमारा रोड है बेटा वो सिमेट्रिकल एंड यूनिफॉर्म, सिमेट्रिकल विद यूनिफॉर्म मैथ कर लें, विद यूनिफॉर्म मैथ। तो बेटा सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, ये इस एग्जांपल से हम इस पूरी अपनी डेफिनेशन को क्या करने लगे हैं, अंडरस्टैंड करने लगे हैं। तो बेटा सिमेट्रिकल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम चेंज करें एक खास एंगल पे, वो वैसी की वैसी रहे। जैसे कि मैं, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है, मैं इसको रोटेट करूं, यहां से ऐसे घुमा दूं, हमारा ए पॉइंट बी की जगह चला जाए, यहाँ पे ए आ जाए, और ए की जगह कौन सा पॉइंट आ जाए, बी आ जाए। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल भी बॉडी शेप चेंज नहीं हुई, यानी बॉडी हर जगह से एक जैसी है। यानी ये लेंथ, अगर इस साइड की लेंथ एल है तो इसकी भी एल, इसकी विड्थ एक्स है तो इसकी भी एक्स है, यानी एक जैसी है। यानी उसकी लेंथ, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई जो सारी है एक जैसी है। यानी उसको हम ऐसे चेंज भी कर दें तो हमें कोई वाज़िया फर्क नहीं पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो ये होती है हमारी सिमेट्रिकल। अब यूनिफॉर्म मास का मतलब क्या है, मान लें कि हमारा ये जो रॉड है इसका वेट है बेटा 800 ग्राम। कितना बेटा, 800 ग्राम। अब देखो बेटा इसकी लेंथ मान ली हमने, मान लो 2 मीटर, कितनी, 2 मीटर। अब इस 2 मीटर को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा 0.5 मीटर, यहाँ यहाँ कहीं, यहाँ कहीं आएगा 1 मीटर, यहाँ कहीं 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और यहाँ पे बेटा आएगा हमारा 2 मीटर। ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब सिर्फ शेप चेंज करने पे क्या पड़ेगा, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें बेटा हमारा यूनिफॉर्म मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यूनिफॉर्मली बराबर बराबर मास हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी रखा हुआ, डिवाइड किया, तकसीम किया। ये देखें अब बेटा 800 में से 200 ग्राम यहाँ पे होगा, 200 ग्राम यहाँ पे होगा, 200 यहाँ पे, 200 ही यहाँ पे होगा। तो क्या कहने का मतलब है हमारा, कि जो हमारा रॉड है बेटा उसके अंदर मास क्या है, यूनिफॉर्म है।
यूनिफॉर्म का मतलब बराबर, यहाँ नहीं हो सकता कि यहाँ पे 200 ग्राम है, यहाँ पे 300 ग्राम हो, यहाँ पे 200 ग्राम है तो यहाँ पे 400 ना, बिल्कुल बराबर। अब ये देखें, ये ऐसा जो हमारा मास है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो यहाँ पे होता है 1 मीटर के बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो अब हम इस डेफिनेशन को दोबारा जरा पढ़ते हैं। इट इज अ स्पेशल पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड या कन्फाइंड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो क्या कह रहा है कि किसी भी जब ऑब्जेक्ट का ये स्पेशल पॉइंट होता है, और हमारा ये जो स्पेशल पॉइंट है बेटा ये है। और बेटा एक बात और, दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी हमारी बॉडीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सबका कोई ना कोई एक स्पेशल पॉइंट होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। यानी हर बॉडी का, हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास लाजमी होता है। हमारी ह्यूमन शेप, हमारी बॉडी है, हमारा भी सेंटर ऑफ मास होता है। कहाँ पे होता है, कैसे होता है, अभी इस कंसेप्ट के बाद हम पूरी अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, टच करेंगे। देखिए जी, तो अब बेटा देखें, आप अगर इस रॉड को यहां से उठाएंगे तो आपको तकरीबन तकरीबन कम जोर लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगानी पड़ेगी। मान लें आपको फील होगा कि वजन जो ऊपर से है, जो मैस है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे आप इधर को जाते जाएंगे, यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे F1 वो इससे बड़ी होगी, इधर को ग्रेटर होगी, यानी आपको ज्यादा फील होगा जोर। और जैसे जैसे आप बेटा यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोर्स मिलेगी, देखने को, एक्सपीरियंस करेंगे, आप फील करेंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे उसका सारे का सारा मैस कंसंट्रेटेड है। यानी जब आप यहां से उठाओगे बेटा तो आपको लगेगा, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो इसको मैं कर देता हूं रेज। तो आपको बेटा लगेगा कि पूरे 800 का 800 ग्राम वेट जो है, मैस जो है वो यहीं पे है, कंसंट्रेटेड है, यानी यहीं पे फील हो रहा है, इसी एक पॉइंट के अंदर घुसा हुआ है, इसी एक पॉइंट के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, ये मतलब है हमारी डेफिनेशन का। यानी सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का सारा मास क्या आता है, कंसंट्रेटेड होता है। और बेटा इसको फील करने की, पहचानने की बात यहाँ पे ट्रिक ये है कि यहाँ पे सिंपली बॉडी क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। बॉडी क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है, कह लें यहाँ स्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। यानी मान लें अगर, यानी मान लें बेटा ये हमारे पास एक लकड़ी का पीस है, इसका अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें, पहले तो बात है इसको फाइंड कैसे करते हैं। ये एक सिमेट्रिकल है, इसकी शेप, लेंथ, विड्थ सब इक्वल एक जैसी हैं, और मास भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यहाँ इतने हिस्से में जो मास है, इतने हिस्से में बेटा मास है, इतने हिस्से में जो मास है, और इतने में, यानी जितने बराबर हिस्से मास करेंगे वो इक्वल होगा। ठीक है, इसका अंदर। लेकिन इसकी एक और एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास किस कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, हम इसी की अब बात करते हैं। ये देखें, तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करने के लिए, फाइंड करने के लिए, हम इस तरह से अपनी फिंगर्स को साइड से रख के इस तरह से मूव करवाते हैं, इस तरह से। तो जहाँ पे हमारा बेटा सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ पे जाके ये बैलेंस हो जाएगा। ये देखें, यहाँ कहीं आके ये हमारा जो, ये देखें बेटा, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या हो गया, हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या करें, ये देखें, मैस हमारा क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम यहाँ पे मैस एक्स्ट्रा ऐड करें, ये देखें, तो ये इस तरफ गिरेगा। यानी अगर हम यहाँ पे मैस ऐड कर रहे हैं तो मैस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस हिस्से में ये देखें, हमने फर्ज किया 200 ग्राम या 20-50 ग्राम और डाल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी सेंटर ऑफ मास फिर यहाँ से बेटा, पहले यहाँ पे था, यहाँ से इस साइड को शिफ्ट होगा। ये देखें, अब हम इसको छोड़ेंगे तो ये यहाँ गिरेगा इस तरफ। लेकिन अगर हम इसको, अपनी फिंगर को, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से इधर शिफ्ट करते जाएं, तो ये देखें, तो ये देखें बेटा, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। ये देखें, इसको रखा है तब भी ये क्या है, बैलेंस। लेकिन जब इसको हमने उठाएंगे पॉइंटर को, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो हमारा सेंटर ऑफ मास इतना हिस्सा, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर दरमियान में है। पहले दरमियान में था, अब दरमियान से इधर आ गया। तो यहाँ पे हमारा फंडा क्या क्लियर होता है कि सेंटर ऑफ मास, नेम तो हमने रखा है इसका सेंटर ऑफ मास, लेकिन सेंटर ऑफ मास बेटा हमेशा, ये बात ज़रूरी नहीं है कि हमारा सेंटर में ही हो। सेंटर ऑफ मास, फॉर एग्जांपल आप इस रोड की एग्जांपल ले लें, अगर हम यहाँ पे ऐसे करें, इसका ये पीस ख़त्म कर दें,
और इसी पीस के अंदर 400 का 400 ग्राम डाल दें। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपका बेटा बैट होता है, ये देखें ये आपका बैट है, ये हैंडल, तो इस बैट का आप लगा लें, फर्ज करें आपका इसका 900 ग्राम है ऐसा, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास दरमियान में होगा? नहीं, जिस साइड से ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, यहाँ मास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यहाँ से ज़्यादा वजनी है, यहाँ से ज़्यादा मोटा है। तो ये देखें हमारा जो वजन होता है यहाँ पर, फर्ज कर लें कि हमारी ये जो हैंडल है इसका 150 ग्राम बेटा, ठीक है, बाकी पीछे रह गया 750, यहाँ तक का हो गया हमारा 200 ग्राम, और 200 यहाँ, बाकी हमारा जितना भी बचा टोटल 200 में से और 150 निकाल के बाकी टोटल कहाँ पे आ गया? तो यहाँ पे बेटा ज़्यादा मास होगा, लगभग होगा हमारा 500 ग्राम के करीब। तो हमारा सेंटर ऑफ मास भी इधर कहीं आएगा, जिस तरफ हमारा मास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप इसकी एग्जांपल इस पॉइंटर से भी ले सकते हैं। ये देखें, ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, ये हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऐसे 180 चेंज करें तो ये देखें, तो ये साइड इसकी बता रही है हमें कि भाई इसके अंदर चेंज हुई है, यानी यहाँ से ये यहाँ गया है। लेकिन अगर यहीं पे हम ये देखें, ये ऑब्जेक्ट ले लें, तो बेटा ये सिमेट्रिकल बन गया तकरीबन। यानी अगर मैं इसको, आप आंखें बंद करें या आपको कहूँ कि आंखें बंद करें, आप आंखें बंद करें और मैं इसको ऐसे घुमा दूँ ऐसे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये घूमा है, इसके अंदर कोई चेंज हुई है। तो इसे कहते हैं सिमेट्रिकल चेंज। ठीक है, अब सिमेट्रिकल चेंज भी किसी खास एंगल पे जाके होता है सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम 180 पे घुमाएंगे तो ये सिमेट्रिक चेंज होगी, अगर 90 पे घुमाएंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि भाई पहले ऐसे था तो ऐसे। अब ये देखें, इसका इधर भी बराबर मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा दरमियान में, ये देखें बेटा यहाँ पे। लेकिन अगर यहीं से हम ये मास उतार दें इसका, ये इतना मास हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया इसका, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ हमारा मास क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो ये देखें हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इस साइड के, इस कैप के यहाँ पे कहीं पे करीब आएगा। ये देखें, अगर ये देखें यहाँ पे ये होगा, ये दरमियान में नहीं होगा। तो बेटा ये पॉइंट हमारा क्लियर होगा, आपने अपने नोट्सों के अंदर लाजमी तौर पर लिखना है कि सेंटर ऑफ मास जो हमारा होता है हमेशा वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे नहीं हो सकता, कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, यानी कंसंट्रेटेड होगा। अब ये देखें यहाँ पे जो पॉइंट है जहां पे ये देखें बैलेंस हो रहा है, इसका सारे का सारा मैच यहीं पे कंसंट्रेटेड। आप मान सकते हैं कि इसी एक नुक्ते के अंदर सारे का सारा मैच जो है लुका हुआ है, छुपा हुआ है। अगर आप इस पूरे को हटा भी दें, सिर्फ इस पॉइंट को इमेजिन करें कि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है, ये पूरा मार्कर नहीं है, तो इस पूरे मार्कर का आपको वजन वहीं पे फील होगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने बेटा देखी होगी, तो मैं इसको रेज करता हूं, आई होप आपको समझ आई होगी। तो हम करते हैं इसकी थोड़ी सी डेली लाइफ एग्जांपल्स और फिर चलते हैं आपकी उस कॉन्सेप्ट की तरफ जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है और जो आपके बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है उसकी तरफ। और फिर हम ये भी देखेंगे कि बता इसका टर्निंग इफेक्ट, यानी ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर ही हम सेंटर ऑफ मास को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आगे हमारा लेक्चर और इंटरेस्टेड होने वाला है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आ गई है हमारी बेटा हमारी बुक वाली डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ मास इज सच अ स्पेशल पॉइंट वेयर इफ वी अप्लाइड फोर्स। आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी कर सकते हैं, अब हम बाहर से फोर्स लगाएंगे ना, अंदर से बैठ के तो कोई नहीं ना लगाएगा। वेयर फोर्स अप्लाइड कॉजेज, इसकी वजह बनती है द ऑब्जेक्ट मूव विदाउट रोटेशन। तो बेटा रोटेशन क्या आती है, रोटेशन टर्न, यानी हमारी बॉडी रोटेट नहीं करेगी, तो बॉडी हमारी क्या करेगी, सीधी मूव करेगी। फॉर एग्जांपल मान लें कि ये हमारे पास हमारा मास है, अगर यहाँ पे ये इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पॉइंट पे बेटा, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से इसको फोर्स लगाएंगे यहाँ से, तो ये क्या करेगा, ऐसे लीनियरली रेक्टेंगुलर मोशन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट मूव करेगा, बिल्कुल सीधा, टर्न नहीं करेगा, यानी हल्का सा भी टर्न नहीं आएगा। तो बेटा यही इंपॉर्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, कि हम इसको पढ़ रहे हैं किसके अंदर, अपने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंदर। यानी ये देखें यही हमारा रोड आ गया, रोड मान लेना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये देखें बेटा इसका सेंटर ऑफ मास है। आप खुद इसको घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी लकड़ी का शेप लें, उसका पहले ऐसे बैलेंस करके सेंटर ऑफ मास लें। सेंटर ऑफ मास सबसे पहले बेटा फाइंड करने का जो हमारी डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट हैं उसका यही तरीका है कि वहाँ पे बैलेंस हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वहाँ पे अगर उस नुक्ते पे आप फोर्स लगाएंगे
तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस तरह से, ये देखें मैं उस पे लगा रहा हूं, तो ये देखें ये ऐसे सीधा मूव करेगा, क्या करेगा, सीधा मूव, रोटेट नहीं करेगा, टर्न नहीं करेगा। तो अगर हम इस पॉइंट से, ये सेंटर ऑफ मास है हमारा, इससे हट के यहां पे लगाएं तो ये देखें, तो ये टर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, टर्न करेगा, टर्न भी करेगा और साथ साथ रोटेट भी करेगा। आप जब इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख के लगाएंगे तो आपको इसका फील आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो बेटा अगर हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएं, मान लें हमारे पास वही रोड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे सीधा मूव करेगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है, ये चीज क्लियर। लेकिन अगर इससे हटके लगाएंगे, यहां पे लगा लें, यहां पे लगा लें, यहां पे लगा लें, थोड़ा सा इसके यहां से, यानी सेंटर ऑफ मास एक नुक्ता है, उससे इधर या इधर कहीं भी लगाएंगे तो बेटा वो क्या करेगा, टर्न भी करेगा और आगे भी मूव करेगा। इट विल बी टर्न एज वेल एज मूव फॉरवर्ड, आगे भी मूव करेगा और टर्न भी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास, इसीलिए तो हम इसे पढ़ रहे हैं अपने टर्निंग इफेक्ट के अंदर बेटा। यानी अगर आपको मान लो कि आपको टॉर्क पैदा करनी है, आपको टर्निंग इफेक्ट पैदा करना है, तो अगर आप दिन से रात, रात से दिन सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते रहोगे तो ये तो सीधा मूव करेगा, टर्न करेगा ही नहीं, तो टॉर्क हमारी क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर, सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाएं तो हमारी टॉर्क क्या आ गई, जीरो। क्यों बेटा, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला था हमारा टाउ इक्वल टू एफ डॉट एल, यानी मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म हमारा यानी इस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिसके इसने गिर्द घूमना है वहां से फासला, फासला ही जीरो हो जाएगा, तो हमारा एल क्या आ जाएगा, जीरो। तो देखें कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारा सेंटर ऑफ मास का, यानी सेंटर ऑफ मास से हट के हम कहीं पे भी फोर्स लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, टॉर्क मिलेगी, टर्निंग इफेक्ट मिलेगा बेटा। आई होप योर कंसेप्ट इज क्लियर। अब हम देखते हैं, तो ये भी तो वही बात कर रहा है ना, यानी हमने पहली डेफिनेशन में बताया कि हमारा सेंटर ऑफ मास यहां पे कंसंट्रेटेड होगा, यहां पे कंसंट्रेटेड होगा मतलब कि यहां पे पूरे का पूरा मास माना जाएगा। अगर आप यहां पे फोर्स लगाएंगे तो उस पॉइंट पे फोर्स लगेगी तो बैलेंस फोर्स लगेगी पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे कैसी फोर्स लगेगी, बैलेंस। यानी जब आप यहां पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, F बराबर 10 न्यूटन, तो पूरे का पूरा मास कंसंट्रेटेड है यहां पे। मान लें कि हमारी ये बॉडी नहीं है, ठीक है लेकिन नहीं है, हमने रेज कर दी। अब आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाएं इस नुक्ते पे, तो नुक्ता क्या करेगा, ऐसे 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 आगे सीधा मूव करता जाएगा। अब मान लें ये नुक्ता सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, तो यहां पे भी फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी भी साथ में पूरी की पूरी क्या करेगी, सीधी मूव करेगी, टर्न नहीं करेगी बेटा। एट द एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, टर्न नहीं करेगी। टर्न का मतलब रोटेट नहीं होगी, रोटेशन नहीं आएगी हमारी। तो मान लें अगर हमने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो फोर्स क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यहाँ पे बैलेंस फोर्स लगेगी, यहाँ पे सारी बॉडी को ऐसे एक्सपीरियंस होगा कि हर पॉइंट पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, हर पॉइंट पे, क्योंकि बैलेंस्ड हो जाएगा। अब बेटा हम समझते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस एंड इररेगुलर अनसिमेट्रिकल यूनिफॉर्म मासेस। तो बेटा जो हमारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं विद यूनिफॉर्म मास, उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है। तो बेटा ये हमारा ले लें क्यूब, क्यूब क्या होता है हमारा 3D में शेप, जैसे आपका कमरा है मान लें, उसकी अगर ये लेंथ, दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं, मान लें उसकी लेंथ भी क्या है 15 फीट है, कितनी 15 फीट, ठीक है, उसकी विड्थ भी कितनी है 15 फीट है, और उसकी हाइट भी जो कितनी है 15 फीट है बेटा, कितनी 15 फीट है। तो वो हमारा क्या होगा, एक क्यूब शेप, क्या होगी, क्यूब शेप स्पेस होगी, यानी क्यूब शेप 3D स्पेस होगी, ठीक है। जैसे हमारी ये लेंथ, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी लेंथ, उसकी विड्थ इक्वल होंगी आपस में बराबर, और ये, और तीनों की तीनों भी आपस में बराबर होंगी, ये भी 15 ये भी 15 15। तो हम कह सकते हैं L इक्वल टू W इक्वल टू H इक्वल टू X, यानी कितना भी आप ले सकते हैं, 15 फीट 20 फीट 5 फीट, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारा क्यूब होता है, अब इसका ज्योमेट्रिकल, जो ज्योमेट्री के हिसाब से सेंटर होता है वो बिल्कुल दरमियान में होता है, वो यहाँ पे। तो हमारा अब सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे होगा, सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पे होगा, यहीं पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक और पॉइंट, द सेंटर
और mass of a symmetrical object with uniform mass। यानी mass uniform का मतलब है कि आप इसका इतना हिस्सा काटें, चाहे इतना, जितने बराबर हिस्सों में काटेंगे उसको, उनके अंदर बराबर बराबर मास आएगा। फर्ज किया इसका टोटल का मास है 20 kg, कितना 20, तो 5 kg इसके अंदर आएगा, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, तो ये यूनिफॉर्म मास आ गया। ठीक है बेटा, यानी जैसे हमारा एक फुटबॉल होता है या ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हर जगह पे मास क्या बराबर हो, तो वो क्या होता है यूनिफॉर्म मास। अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारा मास यूनिफॉर्म नहीं होता लेकिन बॉडी सिमेट्रिकल होती है। मान लें कि हमारे पास एक क्या है, एक ये देख लें स्फीयर है, स्फीयर कहते हैं गोल फुटबॉल शेप पूरी बॉडी। अब मान लें कि उस स्फीरिकल शेप के अंदर हमारा जो बेटा है, यहां से हमने इसको ऐसे काटा, इसको हमने बनाया ही ऐसे है कि यानी हमने इसको एक स्फीरिकल शेप की वाटर टैंक बनाई है, पानी वाली टैंकी बनाई है। तो यहाँ पे मान लें इसके ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बेटा, इसके अंदर खाली है, पानी नहीं है, ये खाली, और यहाँ पे 10 kg पानी है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे नहीं फिर होगा, फिर कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है हमारा, मास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे मान लो 2 kg मास है हवा का या 1 kg, और यहाँ पे 10 kg वाटर है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसे हमने ये अपने मार्कर के अंदर देखा था, तो हमारा सेंटर ऑफ मास इस ज़्यादा मास की तरफ चला गया था। यहाँ पे भी अगर इसको ऐसे रखें तो यहाँ मास कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर में नहीं आएगा, पता है सेंटर में नहीं आएगा, शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे भी 10 kg है, ऊपर भी 10 kg होता, तब हमारा सेंटर ऑफ मास इस सेंटर पे आ जाना था। कहाँ पे, इस सेंटर पे। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो बेटा सिंपल सा फंडा है कि सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जिस तरफ मास ज़्यादा होता है। इसी तरह अब हमने अगर घर में हमारे जो स्टैंड देखे हैं, फैन देखे हैं स्टैंड वाले, उनके नीचे ये देखेंगे अगर आप, तो ऐसे ये लगाया होता है, गोल सी प्लेट लगाई होती है उसके इर्द गिर्द इस तरह से ना। तो वो इसीलिए लगाई होती है कि यहाँ पर मास ज़्यादा हो, वजन ज़्यादा हो इस रोड की निस्बत, और हमारा सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं शिफ्ट हो जाए और हमारी बॉडी ऑब्जेक्ट क्या आ जाए, स्टेबल हो जाए। तो एट द एंड हमारा सेंटर ऑफ मास का बेटा यूज़ क्या है कि ये क्या करता है, बॉडीज को बैलेंस करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, अब हमारी जिस्म है, हमारी फिजिकल बॉडी है, तो हमारा भी यहाँ पे कहीं, जहाँ पे हमारी नाफ होती है, बेली बटन जैसे कह लें, वहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन ये बेटा सेंटर ऑफ मास साथ साथ शिफ्ट होता रहता है। यानी जैसे अगर हम ऐसे करें तो हमारा मास ऊपर का नीचे जाएगा, तो हमारा सेंटर ऑफ मास भी इस साइड की तरफ शिफ्ट होगा। बेशक वो यहाँ पे एयर में, हवा में भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए इतना ही। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, यानी जहाँ पे उनका ज्योमेट्री के हिसाब से सेंटर बनता है वहीं पे। तो आप लिख लेंगे ये पॉइंट। तो बेटा अगर हमारे अनसिमेट्रिकल या इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स हो, इरेगुलर एंड उनके अंदर मास क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, फॉर एग्जांपल बेटा वही आपका क्रिकेट बॉल वाला बैट, ये हमारा क्या बन गया, बैट। फॉर एग्जांपल बेटा हमारा ये क्रिकेट बैट आ गया, बैटिंग वाला। तो ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से, ये हमारा जो बैट होता है ज़्यादा मोटा होता है, यहाँ पे ज़्यादा मैस बैठा होता है, यहाँ पे ज़्यादा मैस बैठा होता है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहीं कहीं पे होगा। कहाँ पे होगा, यहीं कहीं पे होगा, बजाय इसके सेंटर में होने के। क्योंकि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब इसको आप एक खास एंगल से घुमाएंगे तो आपको आंखें बंद करके भी खोल लें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर रोटेशन हुई है, यानी जो डिस्टर्बेंस हुई है आपको, आप कैच कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। और मैस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे इसका मैस ज़्यादा होगा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम। जैसे हमने देखा हमारा बैट नीचे से, ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो मैस पहले हैंडल का जो होता है कम होता है, उसके नीचे वाला लेयर जो होती है वो थोड़ी और पतली होती है, उसके नीचे और मोटी। तो इस तरह से तो हमारा इसका, हमारी टर्निंग इफेक्ट के अंदर क्या इसका सबसे बड़ा यूज़ है कि हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी बैलेंस हो जाएगी, रोटेशन नहीं आएगी, टॉर्क नहीं आएगी। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।